Hello everyone, welcome to this channel CSIR Net Life Science एंड हम लोग का ये चैनल टेलीग्राम में भी है जिसमें आपको सारे नोट्स पीडीएफ प्रेजेंटेशंस और कुछ इम्पॉर्टेंट लिंक्स सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। और जितना हो सकेगा मैं यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका आपको एक्सप्लेनेशन करने का ट्राई करूँगी। सो दिस इज़ अ वीडियो इन हिंदी, होप यू लाइक इट। सो लेट्स स्टार्ट। First question is agrobacterium tumefaciens is the frequently used vector to create the transgenic plant. Yes, हमें पता है कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस है वो यूज़ होता है ट्रांसजेनिक प्लांट में वेक्टर की तरह। अब ये कह रहे हैं कि अंडर लेबोरेटरी कंडीशन अगर हम उसको लैब में रखते हैं या हम उसको लैब में ग्रो कर रहे हैं तो द ट्रांसफॉर्मेशन प्लांट मीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसको किस जीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ द होस्ट प्लांट जीन। होस्ट प्लांट जीन की तो ज़रूरत पड़ेगी, उसके थ्रू वो ही प्लांट को इन्फेक्ट कर पाएगा। सेकंड द बैक्टीरियल टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम। सिक्रीशन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि सिक्रीशन सिस्टम का मेन काम ही ये है बैक्टीरिया के वायरुलेंस जीन और वायरुलेंस प्रोटीन को प्लांट में पहुंचाना। तो अगर ये सिक्रीशन सिस्टम नहीं होगा तो वायरुलेंस जीन प्लांट में जा ही नहीं पाएंगे, और अगर प्लांट में वायरुलेंस जीन नहीं जाएंगे तो वो उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा एग्रोबैक्टीरियम का। थर्ड इज़ वायरुलेंस जीन। अब वायरुलेंस जीन ही नहीं होंगे तो प्लांट में वायरुलेंस कौन क्रिएट करेगा? तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज़ द ओपाइन कैटाबॉलिज्म जीन। सो द राइट आंसर इज ओपाइन कैटाबॉलिज्म जीन, बिकॉज ओपाइन का क्या काम है? ओपाइन कैटाबॉलिज्म जीन सिंथेसाइज करते हैं ओपाइन को, और ओपाइन को बैक्टीरिया यूज़ करता सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह। ठीक है, अब अगर हम उसको लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उसको कुछ ना कुछ एनर्जी सोर्स देंगे। तो द राइट ऑप्शन इज ओपाइन कैटाबॉलिज्म जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अगर कोई रिसर्चर है वो एन इंडिविजुअल की पॉपुलेशन को रैंडमली ले रहा तो उसमें जो नंबर ऑफ फीमेल इन द सैम्पल फॉलो, कौन सा जो वो है डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रही। तो इसका आंसर है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें प्रोबेबिलिटी जो रहती वो डिसाइड नहीं रहती, वो टू आउटकम्स पे डिपेंड रहती कि कैसी आएगी। और सो द राइट आंसर इज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ विच वाज और नॉट यूज़ आरएनए सीक्वेंसिंग। तो हमें पता है आरएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आरएनए सीक्वेंस का यूज़ करके हम ये पता कर सकते हैं कि वो आरएनए नेक्स्ट जनरेशन में या बायोलॉजिकल सिस्टम में कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आरएनए सीक्वेंसिंग। अब ये पूछा कि कौन सी के लिए आरएनए सीक्वेंसिंग हम यूज़ नहीं कर सकते। तो मैपिंग ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट, इस ऑप्शन में क्या होता है कि इस टेक्निक में क्या होता है कि जब हम किसी भी ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट का जब हम उसको मैप करते तो उसमें हम आरएनए सीक्वेंसिंग का यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि जो उसमें डीएनए न्यूक्लियोटाइड रहते उसको हम आरएनए जो रहते उसको हम डीएनए में तो चेंज कर, जो टीएसएस रहता, मतलब कि एक मिनट, टीएसएस ट्रांसक्राइब स्टार्ट साइट, जिसके जो कोडॉन्स हैं वो आरएनए से डीएनए में तो बदल जाते लेकिन डीएनए से प्रोटीन में ट्रांसलेट नहीं होते। तो मैपिंग में हम आरएनए सीक्वेंसिंग का यूज़ करते हैं, लॉन्ग में भी करते हैं और अल्टरेशन पॉलीजेनेटिक प्रोफाइलिंग में भी करते हैं। लेकिन मैमिलियन एपिजीनोम सीक्वेंसिंग ऐसी टेक्निक होती है जिसमें क्या होता कि एपिजेनेटिक्स इंफॉर्मेशन को हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब कोई भी डीएनए की, ऐसा कह लें कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जाएगी तो
मैमिलियन एपिजीनोम सीक्वेंसिंग में ऐसा रहता है कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही, लेकिन जो एरर हैं वो डीएनए में अल्टरेशन के बिना ही इसमें एरर हो जाएगी और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा ये कि अगर बाय चांस मान लीजिए डीएनए है, डीएनए सेगमेंट में सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, अब अगर इसके डीएनए मेथिलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई या हिस्टोन मॉडिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई या छोटे छोटे आरएनए उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ये तो डीएनए ट्रांसक्राइब हो गया और ये नेक्स्ट जनरेशन में भी फिर वही कॉपी आएगी जो एरर हुई है। तो इसमें हम आरएनए सीक्वेंसिंग का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए दूसरी टेक्निक्स बनी कि हम ये पता लगाएं। सो द राइट ऑप्शन इज़ फोर्थ क्या है कि एक कोई ऐसा प्लांट बताइए जो विस्फोरिक है और 8 न्यूक्लिएटेड है और बाइपोलर एम्ब्रियोसेक है उसमें। तो इसका राइट आंसर एलियम है, क्योंकि जो ओनियोथेरा है वो ओनियोथेरा जो रहता, देखो सबसे पहले तो पीनिया ले लेते, चलिए ठीक है। तो पीनिया कैसे 16 न्यूक्लिएटेड है, तो ये ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट करने की भी ट्रिक बहुत अच्छी है कि आप पहले ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए और उसके बाद जो बच रहा फिर उसमें से आप क्लियर आंसर सेलेक्ट करके आंसर आप इजीली, आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप इजीली इतना रिस्क लेके थोड़ा सा आप 2 नंबर ला सकते हैं। और अगर हम बात करें प्लूमेगो की, ये बॉटनी वालों का क्वेश्चन था और जो बॉटनी से उनको तो ये तुरंत आ गया होगा। प्लूमेगो के लिए क्या था क्या कि ये है तो 8 न्यूक्लिएटेड लेकिन ये टेट्रास्पोरिक है, नॉट अ बाइस्पोरिक। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ओनियोथेरा, तो ओनियोथेरा जो है ये भी 8 न्यूक्लिएटेड नहीं है। तो इसकी एक पूरी टेबल है, आप लोग नेट से आराम से निकाल लें, उसमें और भी कैटेगरी दी वो आप याद कर लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में मान लीजिए एलियम आए लेकिन हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता। सो द राइट आंसर इज़ एलियम। एलियम ही ऐसा टाइप होता है कि उसमें जो मदर सेल रहती है वो 2 सेल में डिवाइड रहती है। अब उसमें से एक सेल तो डिजनरेट हो जाएगी और जो बची हुई वाली सेल है तो वो डिवाइड होके 2 में फिर से बदल जाएगी और ये 2 सेल जो बन रही ये डिवाइड होके 8 न्यूक्लिएटेड में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो द राइट आंसर इज़ 4। अब क्या है कि इंटरैक्टिंग जीन विच आर इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग कंटिन्यूस वेरिएशन इन फिनोटाइप। अगर कहीं भी फिनोटाइप के वेरिएशन की बात आ जाए तो वो बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव ट्रेट लोकस की, क्योंकि अगर कंटिन्यूस मतलब यही QTLS ये ऐसे होते जो बहुत सारे जीन मिल के किसी एक क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव ट्रेट पे वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते, ठीक है। सो द राइट आंसर इज़ QTLS। और जो स्यूडोजीन होते वो तो जीन ही नहीं होते, नॉर्मल हमें लगेंगे कि वो जीन है लेकिन उनका कोई भी फंक्शन किसी जीन की तरह नहीं होता। और अगर कोडोमिनेंट की बात करें तो इसमें तो ना कोई डोमिनेंट होता ना कोई रिसेसिव होता, दोनों कैरेक्टर शो हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत है और एलील तो है ही नहीं और स्यूडोजीन नहीं, तो राइट आंसर इज़ QTLS। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनके कॉम्बिनेशन में ये ट्रेट आते हैं। तो पहला एक सेप्रोफाइट डोमिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज वेस्कुलर प्लांट। तो देखो हम इसी से ही हटा सकते हैं कि वेस्कुलर प्लांट हमें पता है, वेस्कुलर प्लांट क्या है, मॉस में तो है नहीं वेस्कुलर प्लांट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव से ब्रायोफाइटा के साइड आ गए। साइकेड में हाँ ठीक है होगा। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ सीड। तो मोनोकोट तो सीड होते हैं इसमें, तो ये भी हट गया। और साइकेड में भी सीड होते हैं बट वो नेकेड रहते, सो साइकेड भी हट गया। आंसर बचा फर्न। सो फर्न इज़ द राइट आंसर। और ये देखिए यहाँ लिखा भी है बियरिंग वेस्कुलर having a specialized tissues conducting water and neither seed nor flower. So the right answer is fern. अब एक ऐसा इंटरैक्शन जिसमें एक्टर और रिसिपिएंट दोनों की कॉस्ट सफ़र करती, मतलब दोनों ही हार्मफुल इफ़ेक्ट में जाते, तो ये कौन सा एक्ट है। ऑब्वियसली ये स्पाइट है
क्योंकि कोऑपरेशन में दोनों को फ़ायदा होता, और म्यूटेलिज्म में भी किसी को नुकसान तो नहीं होता, ऐसा एक को फ़र्क ही नहीं पड़ता और एक को फ़ायदा होता रहता। और एल्ट्रूइज्म एक ऐसा एक्ट है जिसमें ये हैमिल्टन रूल शायद जो है वो आप पढ़ लेना, उसमें एक फार्मूला रहता और ये उस पर ही डिपेंड है। एल्ट्रूइज्म में क्या रहता है कि एक कोई भी एक ग्रुप का जानवर जो रहता वो अकेला नुकसान में जाता और वो कुछ मतलब ऐसा करता कि जिसकी वजह से उसके पूरे ग्रुप को फ़ायदा होता। तो इनडायरेक्टली हम कहें एल्ट्रूइज्म में एक फ़ायदे में है एक नुकसान में है। और स्पाइटी केवल ऐसा है कि जिसमें दोनों ही नुकसान में, रिसिपिएंट और एक्टर दोनों ही हार्म में जाएं, तो वो है हमारा स्पाइट। एल्ट्रूइज्म में केवल एक्टर को नुकसान होता और कोऑपरेशन में बेनिफिट होता और सेल्फिश में भी बेनिफिट होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में मैक्रोमोलिक्यूल और कुछ स्ट्रक्चर जैसे स्पिंडल पोर बॉडी इन सब को के लिए कौन सा किसको यूज़ करते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी से कपल करा के देखने के लिए। तो इसका भी राइट आंसर गोल्ड पार्टिकल है। ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, शायद सेल की किसी बुक में ये आपको आसानी से मिल जाएगा आंसर। कौन सा स्टेटमेंट गलत है फर्मेंटेशन के लिए? अल्कोहल तो बनता है शुगर से, येस इज़ ट्रू। रिक्वायर अ ETS। और थर्ड में क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए रहते हैं, हाँ ये भी सही है। और लैक्टिक एसिड भी बनता है और तो ये भी सही है। इसमें सेकंड ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि ETS जो है, ETS हमें ज़रूरत पड़ता है जब ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेन चलती रहती है। लेकिन फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो एनारोबिक कंडीशन में होता और ये बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है। तो इसमें जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो है 2। नेक्स्ट ये भी एकदम याद करने वाला क्वेश्चन थी, कौन से मैमेल है जो एक्सटिंक्ट हो गया। तो इसका आंसर है ये मेलोमस रिब्यूकोला। ये जो है ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है, कोरल रीफ्स जो रहते हैं वहाँ पे पाया जाता था। तो उस मतलब जो ये आइसलैंड टाइप का है ऐसा, यहाँ ये नॉर्मली रहता था। और 2009 में कुछ साइंटिस्ट ने इसको एक्सटिंक्ट बोल दिया था, बट 2016 में इसको ICUN जो कि मेनली एनिमल के लिए एक बहुत बड़ी संस्था है जो उनका डाटा पूरा कलेक्ट करती कि कौन से एक्सटिंक्ट हो गए, कौन से एंडेंजर्ड है, तो उन्होंने इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया। In a lake, reducing a population of a fish which feeds in a plankton was followed by a decline rate of the primary productivity. It is a consistent one of the following hypothesis regarding the regulating the primary productivity. इस क्वेश्चन में बात करें टॉप डाउन कंट्रोल की। एक लेक है जिसमें क्या है, फिश की पॉपुलेशन है जो प्लैंक्टन्स को खाती है, और जब वो डिक्लाइन हो जाएगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मतलब ये फिशेस हैं, ये प्लैंक्टन है, और इस प्लैंक्टन खाते एल्गी और इन सब को। तो अगर फिश है तो प्लैंक्टन की पॉपुलेशन घटेगी क्योंकि फ़िश इसको फीड करेंगी, खाएंगी। और अगर हम इस फ़िश को हटा दें यहाँ से तो फिर एल्गी कम होने लगेगी। और देखो फ़िश है, फ़िश खाती प्लैंक्टन को, तो अगर जब तक फ़िश है प्लैंक्टन को वो खा रही तो एल्गी बढ़ती जाएगी, बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर हम इस फ़िश को यहाँ से हटा दें तो प्लैंक्टन बढ़ेंगे और एल्गी घटेगी। तो ये जो इस टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं, ये टॉप डाउन कंट्रोल का है और ये बॉटम अप कंट्रोल, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, पर आप इसको एक बार क्लियरली पढ़ लेंगे तो ये कभी आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। दिस इज़ अ डायग्राम। और ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा है कि DNA मेथैलेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो द राइट आंसर इज़ इट्स वेरी क्लियर
It's not third, it's fifth carbon. Okay. So this is a DNA methylation. The cytosine converts into the fifth methyl cytosine. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा ऐसा है इनमें से प्रोटीन जो कि इन्वॉल्व होता है थ्रेटिंग ऑफ द वेसल साइटोस्केलेटन सिस्टम इन द नर्व टर्मिनेशन. तो द आंसर इज सिनेप्सिन. सिनेप्सिन के और भी काम रहते हैं. एक तो रेगुलेशन करता, सिनेप्टिक वेसिकल रिजर्व पूल का, सिनेप्स फॉर्मेशन भी करवाता है, एक्सॉन एलोंगेशन भी कराता, सिनेप्टिक वेसिकल डोकिंग भी करवाता. तो बहुत सारे इसके काम रहते हैं. अब इसमें क्या है, कौन सा हार्मोन है जो मोबिलाइजेशन कैल्शियम का मोबिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है बोन्स में और इंक्रीज़ करता है यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट. सो इसका आंसर है C3. कैल्सीटोनिन जो है वो कैल्शियम का रेगुलेशन रखता है. एंजियोटेनिन है वो थर्स्ट इंक्रीज़ करता है, मतलब इसकी वजह से हमें प्यास लगती. और शायद ये डाउन रेगुलेशन भी करवाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में को भी डिक्रीज़ करता. हाँ. और इसका बाद वैसोप्रेसिन जो कि क्या करता, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता बॉडी के. तो राइट आंसर 3. नेक्स्ट ये क्वेश्चन तो सॉल्व करने वाला है, तो मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ इसमें, पर इसका जो राइट आंसर है वो है 2. इसमें क्या है कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किस में होती, तो इसका भी राइट आंसर कोलियोप्टेरिन और डायप्टेरिन और हाइमेनोप्टेरिन है. देखिए इसमें कोलियोप्टेरिन हाइमेनोप्टेरिन में तो होती, पर ऑर्थोप्टेरिन में नहीं होती मेटामॉर्फोसिस. तो 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा. ऑर्थोप्टेरिन और हेमियोप्टेरिन में मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, तो हेमियोप्टेरिन की वजह से ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. जबकि लेप्टोप्टेरिन में होती है मेटामॉर्फोसिस और इसमें भी ये आ गया ऑप्शन, तो इसकी वजह से ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. सो राइट आंसर इज 1. दिस इज अ मेटामॉर्फोसिस. कन्वर्ट्स into larva and larva into pupa and pupa to adult, and these are the main class found in butterfly, beetle, flies. नाइडेरियंस पता है क्या होते हैं, जिसमें डिप्लोब्लास्ट हो. डिप्लोब्लास्ट क्या होती कि जिसमें दोनों हो, मतलब एक एक्टोडर्म हो एक मीजोडर्म हो, लेकिन उनके बीच मीजोडर्म हो एक्टोडर्म हो, लेकिन उनके बीच मीजोडर्म ना हो. तो कभी कभी कुछ नाइडेरियंस और स्पंज रहते जिनके बीच में एक अलग टाइप की स्ट्रक्चर रहती है, इसे हम लोग बोलते हैं मीजोग्ली, जो कि उसमें एक स्पंजी फ्लूइड टाइप का भरा रहता है, बट कोई लेयर फॉर्म नहीं होती, तो उसको हम लोग बोलते हैं मीजोग्ली. सो दिस इज़ द पॉलिप फॉर्म ऑफ नाइडेरियन एंड दिस इज़ द मेड्यूसा फॉर्म ऑफ नाइडेरियन. अब इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी कह रहे कि 9 है, मतलब 2 डाइस हैं और उसका सम है 9, तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी. सो इसका राइट आंसर है 1/9, क्योंकि 2 डाइस हैं तो एक में 6 पाँचे होते, 6 × 6 = 36. और अगर हम बात करें तो पेयर बनने की, तो एक में मान लो अगर 3 आ गया, एक में 6 आ गया, एक में 6 आ गया, एक में 3 आ गया, 4 और 5 होगा नहीं, 4 और 5 हो जाएगा. हाँ 4 और 5 9, ये भी आ सकता है एक डाइस में, और 5 और 4 भी आ सकता. 2 और 7 आ सकता है क्या, नहीं. सो द 4 प्रोबेबिलिटी बनेंगी. अब इसका आंसर क्या आ गया, 1/9. 9 से जब 4 को 36 से डिवाइड कर देंगे तो राइट आंसर इज 1/9. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि कौन सा ऐसा पार्ट होता रूट का जो इन्वॉल्व रहता परसीविंग ग्रेविटी के लिए, तो इसका आंसर है रूट कैप. रूट कैप में एक स्ट्रक्चर रहती कॉल्यूमेला टिश्यूज़, ये जो ग्रीन कलर से शो हो रहा है यहाँ पर, डार्क ग्रीन कलर से, ये इन्वॉल्व रहता ग्रेविटी के अगेंस्ट प्लांट को ग्रो कराने में. नेक्स्ट इसका भी सीधा एक आंसर है कि अगर वो कह रहा है EMS म्यूटेजेनिक पॉपुलेशन है एक प्लांट की, मतलब कि एक रिसर्चर है, उसने क्या करा, प्लांट को पहले म्यूटेट किया, उसकी जिब्रेलिक एसिड सेंसिटिविटी गिराई. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट लाइकली टू बी डिफेक्टिव
क्योंकि फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता ईएमएस के लिए। और अब जो रिसर्चर है उसने इसको ही इसकी सेंसिटिविटी गिराई, म्यूटेट किया, तो किसको ने डिफेक्ट किया होगा, किस जीन किस चीज़ में डिफेक्ट किया होगा, तो उसका आंसर है PIF। इसमें डिफेक्ट करेंगे तभी वो जाके वहाँ पे म्यूटेटेड होगा। अब इस क्वेश्चन में कि वेस्कुलर बेल्ट है वो किस पार्ट में सिम्टम कॉज करती है, तो आंसर है जाइलम में। क्योंकि अगर बात करें वेस्कुलर की तो ऑब्वियसली स्टोमेटा और हाइड्रोथोड में तो वो मतलब इन्फेक्शन करेगा नहीं। किसी वेस्कुलर सिस्टम में इन्फेक्शन करेगा, या फ्लोएम में या जाइलम में। तो ये जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये जाइलम में ही क्या करता है, ये बैक्टीरिया और फंगस अगर जिससे होता है तो वो क्लॉग हो जाता है, एकदम ब्लॉक कर देगा वो एरिया। ये देखिए जाइलम वॉल में येलो कलर से जो दिख रहा, तो जब ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा तो इसका जो मिनरल वाटर और ये सब हैं तो इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा प्लांट में, और प्लांट में ये डिसीज़ कॉज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट ट्रू प्रोसेस एक्यूमुलेशन ऑफ अ हाई अल्टीट्यूड, सो द राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम इंडिपेंडेंट आयोडीन एंड द क्लोराइड ट्रांसपोर्ट इज नेम्ड एज, सो द आंसर इज पेंड्रिन। क्योंकि पेंड्रिन एक ऐसा ट्रांसपोर्ट चैनल सिस्टम है जो कि सोडियम को आयोडीन या क्लोराइड से इंडिपेंडेंटली एक्सचेंज होने देता है, और ये होता है किडनी में। तो जो पी डिनोट कर रहा वो पेंड्रिन है। थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो। और मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि मैं थोड़ा सा इसको रेगुलर वे में लाने की कोशिश करूँ। और अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और आप अपने इसको व्हाट्सएप ग्रुप या किसी भी जगह आप इसको सेंड करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।